Hello dear students, welcome to Career Planet. Myself Shelly Gurwani, your chemistry mentor. Today is the important session बच्चों. RBSE वाले बच्चों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इवन मैं कह दूँ बहुत बड़ी न्यूज़ है बच्चों. RBSE ने मॉडल पेपर रिलीज़ किया है नए बोर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग. 2021 में जो आपका RBSE बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है उसमें उन्होंने एक नया पेपर रिलीज़ किया है. बहुत सारे क्वेश्चन है, इवन मैं MCQs की बात करूँ तो 90 MCQs है ना, और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन से. तो बच्चों काफ़ी क्वेश्चन है और ये आपको मदद करेंगे आपके बोर्ड एग्जाम्स में. इवन मैं तो यहाँ तक कहूँगी बच्चों, अगर आप ये पेपर करके चले जाते हैं तो बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे, है ना. 80% तक क्वेश्चंस इन पेपर्स में से आ सकते हैं जो RBSE बोर्ड ने रिलीज़ किया है. तो हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम. करना जरूर बच्चों, लास्ट तक बने रहना. और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब करना. बच्चों लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ पाए हैं, ठीक है. अगर ये पेपर कर लेंगे तो उनका बोर्ड का एग्ज़ाम थोड़ा अच्छा हो जाएगा, तो किसी की हेल्प हो जाएगी, है ना, और हमारा भी थोड़ा नाम हो जाएगा. तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, ठीक है. तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन. तो बच्चों पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड. तो चार ऑप्शन है. अब ये चारों मॉलिक्यूलर सॉलिड है, लेकिन आपको ये बताना है हाइड्रोजन बॉन्ड की पॉसिबिलिटी किस में है. तो बच्चों आपको याद होगा हाइड्रोजन बॉन्ड 3 मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव के केस में कंफर्म होता है. FON, फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जब भी होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के चांसेस मैक्सिमम होते हैं. क्लोरीन में भी होता है, लेकिन क्लोरीन के बहुत कम कंपाउंड्स होते हैं, लाइक ऑर्थोक्लोरोफिनॉल कह दूं या क्लोरल हाइड्रेट कह दूं, तब जरूर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है. लेकिन यहाँ पे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आपके सामने है HF, है ना. HF में क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड. तो अगर ये सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड जरूर होगा. तो यहाँ आपका आंसर जो होगा दैट विल बी HF, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड. नाउ व्हाट इज द नंबर ऑफ पार्टिकल इन बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल. अब बच्चों BCC, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल मतलब BCC. अभी BCC में क्या होता है बच्चों, तो हम कहेंगे BCC ऐसी यूनिट सेल जिसमें 8 कॉर्नर पे 8 पार्टिकल्स होते हैं. 8 पार्टिकल्स प्लेस्ड एट 8 कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब. और बच्चों क्यूब के सेंटर में भी एक पार्टिकल होता है. अब कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन होता है 1/8, और बॉडी के बीचों बीच में जो पार्टिकल है वो तो बॉडी के अंदर ही, क्यूब के अंदर ही, वो तो कहीं बट नहीं रहा. कॉर्नर जो है वो 8 पार्ट्स में डिवाइड होता है ना. तो कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन होता है 1/8. अब मुझे इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं बच्चों, तो मैं कहूँगी 8 कॉर्नर पे 8, कंट्रीब्यूशन 1/8 प्लस बॉडी के सेंटर में एक पार्टिकल फुल्ली कंट्रीब्यूटेड. तो ZBCC इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन BCC यूनिट सेल विल बी 2. तो यहाँ आपका आंसर सेट होगा आंसर C, है ना. 2 आंसर आना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों. Now, which of the following is also called fool's gold? तो बच्चों मूर्खों का सोना, फूल्स गोल्ड किसे कहते हैं. तो आपने सॉलिड स्टेट में कुछ डिफेक्ट्स पढ़े थे, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट. अब नॉन स्टोइकियोमेट्रिक में भी बच्चों केटायन वैकेंसी होती है FeS, है ना. तो केटायन यानी Fe+2 सिस्टम से गायब है. क्रिस्टल लैटिस में Fe+2 का स्पेस वेकेंट है. अब उसकी वैलेंसी को बढ़ाने के लिए, उसके चार्ज को बैलेंस करने के लिए बाकी Fe+2 एटम क्या करते हैं, अपनी वैलेंसी बढ़ा देते हैं. तो Fe+2 से हो जाता है Fe+3. तो ये जो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होता है उस टाइम एनर्जी रिलीज होती है और ये कंपाउंड चमकता है, बिल्कुल सोने जैसी चमक होती है ना, लश्टर लाइक गोल्ड. तो ऐसा किसमें होता है, FeS. तो सोना नहीं है लेकिन सोने जैसी चमक है, इसलिए उसे फूल्स गोल्ड बोलते हैं बच्चों. सो आंसर विल बी FeS, आयरन सल्फाइड. नाउ हाउ मेनी टेट्राहेड्रल वॉइड फॉर ईच सॉलिड स्फीयर. तो बच्चों अगर एक सॉलिड स्फीयर होता है तो टेट्राहेड्रल वॉइड 2 होते हैं. ऑक्टाहेड्रल 1 होता है लेकिन टेट्राहेड्रल 2 होते हैं. तो बच्चों अगर सॉलिड स्फीयर आपके पास N है, इफ नंबर ऑफ सॉलिड स्फीयर इक्वल्स टू कैपिटल N, तो टेट्राहेड्रल वॉइड जो होंगे बच्चों दैट विल बी 2N. डबल होते, एक स्फीयर पे, एक पार्टिकल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड होते. तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन C 2N.
कंडक्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो बच्चों सेमीकंडक्टर में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में डिस्टेंस ना तो बहुत ज़्यादा होता है कि इलेक्ट्रॉन जंप ही ना कर पाए, ना ही दोनों बिल्कुल ओवरलैप्ड होते हैं या बिल्कुल क्लोज होते हैं कि आराम से चला जाए, बीच का सिचुएशन होता है। तो इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए हीट तो चाहिए, है ना। इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए क्या चाहिए, हीट चाहिए, और कंडक्शन बैंड में पहुंच गया तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो ऐसी कंडीशन पॉसिबल है बच्चों किसमें, तो हम कहेंगे सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से, हीट बढ़ाने से क्या होगा, तो हम कहेंगे कंडक्टेंस बढ़ जाता है। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर इंक्रीजेस। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अमॉर्फस सॉलिड। तो बच्चों अमॉर्फस का मतलब है जो क्रिस्टल नहीं है, यानी साधारण शब्दों में अगर मैं बात करूं सो इट विल बी नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, जो क्रिस्टल नहीं है। अब मुझे बताओ NaCl तो आयोनिक कंपाउंड है, Na+ चारों तरफ Cl- होगा और Cl- के चारों तरफ Na+ होगा, जगह सबकी फिक्स रहेगी। तो जगह फिक्स है मतलब ज्योमेट्री परफेक्ट है, तो वो तो क्रिस्टल है। ZnS स्फेलेराइट, इसमें भी ज्योमेट्री फिक्स है क्योंकि ये भी क्या है Zn+2 सल्फर -2, तो हम कहेंगे यहाँ पे भी कैटायन एनायन है। अगर उधर बात करूँ कॉपर मेटल, तो बच्चों क्रिस्टलाइन स्टेट में ही तो होता है मेटल, मेटालिक सॉलिड, है ना। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का एक टाइप है मेटालिक सॉलिड, एग्जाम्पल सारे मेटल जो कि सॉलिड स्टेट में है, तो वो भी सॉलिड है, क्रिस्टल है। सिर्फ एक पेपर है ना, सेल्यूलोज, तो पेपर जो है वो अमॉर्फस फॉर्म में होगा, उसका प्रॉपर ज्योमेट्री नहीं हो सकता। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, पेपर। नाउ व्हाट इज द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ FCC या HCP यूनिट सेल। तो बच्चों HCP पूरा क्रिस्टलाइन सिस्टम है और उसको कट करेंगे तो जो यूनिट सेल निकलेगी दैट विल बी FCC। तो बच्चों FCC की पैकिंग एफिशिएंसी होती है 74%। डिराइव भी कर सकते हैं, है ना, लेकिन ऑब्जेक्टिव है तो आपको फिलहाल याद रखना है FCC की पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है, 74%। Which semiconductor is used to identify signals immediately। तो बच्चों सिग्नल्स को फटाफट आइडेंटिफाई करने के लिए एक ही सेमीकंडक्टर बनाया इन्होंने, है ना, और वो है आपका गैलियम आर्सेनाइड ग्रुप 13-15 के कॉम्बिनेशन से। गैलियम ग्रुप 13 का है, बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम ग्रुप 13, और आर्सेनाइड ग्रुप 15 का है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक। तो ग्रुप 13-15 एलिमेंट का कॉम्बिनेशन, और उसमें भी बच्चों वही गैलियम आर्सेनाइड, इस सेमीकंडक्टर का यूज करते हैं हम आइडेंटिफाई सिग्नल्स इमीडिएटली। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोवेलेंट सॉलिड। अब मुझे बताओ कोवेलेंट सॉलिड और क्रिस्टलाइन की बात कर रहा है ना, कोवेलेंट सॉलिड जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड्स होने चाहिए। अब ये NaCl तो देखो आयोनिक लग रहा है, रबर जो है वो तो अमॉर्फस है, क्रिस्टलाइन सॉलिड पूछ रहा है वो, ठीक है। अब ग्लास भी तो अमॉर्फस है बच्चों, सिर्फ डायमंड है ऐसा जिसमें कार्बन 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 जो है वो 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो एक्चुअली करेक्ट जो होना चाहिए क्वेश्चन वो होना चाहिए कोवेलेंट 3D नेटवर्क मॉलिक्यूलर सॉलिड, लेकिन शॉर्ट में पूछ लिया कोवेलेंट सॉलिड। तो चैप्टर आपने पढ़ रखा है तो आपको क्लियर होगा कोवेलेंट 3D नेटवर्क सॉलिड। भाई NaCl तो आयनिक है, वो तो वैसे भी नहीं हो सकता। रबर और ग्लास जो है वो अमॉर्फस है, स्यूडो सॉलिड है, उनको तो ट्रू सॉलिड भी नहीं मानेंगे। तो फिर बचा क्या, तो आंसर विल बी डायमंड। नाउ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन लैटिस। तो बच्चों यूनिट सेल जो हमारी सिंपल यूनिट सेल है उसके अकॉर्डिंग क्रिस्टलाइन सिस्टम को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया। भाई सिंपल क्यूबिक हो सकता है, ट्राइक्लिनिक हो सकता है, मोनोक्लिनिक हो सकता है, हेक्सागोनल हो सकता है, ऑर्थोरोम्बिक हो सकता है, टेट्रागोनल हो सकता है। टोटल 7 सिस्टम जो है वो पॉसिबल है। तो हम कहेंगे 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन लैटिस आर पॉसिबल। सो आंसर विल बी ऑप्शन बी 7। Which of the following is condition for ideal solution। तो बच्चों आइडियल सॉल्यूशन मतलब अगर मैं लिक्विड ए और लिक्विड बी को मिक्स करूं तो बच्चों उनमें किसी तरह का नया बॉन्ड नहीं बनना चाहिए, ना ही उनके बीच में पुराने बॉन्ड है वो टूट जाने चाहिए। एक जैसा इंटरेक्शन,
यानी कि दो लिक्विड को मिक्स करने पे वॉल्यूम चेंज 0 होना चाहिए। अब ना तो कोई बॉन्ड बनेगा, मतलब हीट रिलीज नहीं होगी, ना कोई पुराना बॉन्ड टूटेगा, मतलब हीट एब्जॉर्ब भी नहीं होगी। हीट का कोई रिश्ता नहीं है ना। तो डेल्टा H मिक्स 0, डेल्टा V मिक्स 0। और सबसे पहली कंडीशन, दो लिक्विड का मिक्सचर अगर राउल्स लॉ को फॉलो करता है तो आइडियल, और नहीं फॉलो करता है तो नॉन आइडियल। तो अब देखो, तो हम कहेंगे हाँ राउल्स लॉ को फॉलो करता है, डेल्टा V मिक्स 0, डेल्टा H मिक्स 0, तो सारी कंडीशन किसकी है? सो ऑल कंडीशंस बिलोंग्स टू आइडियल सॉल्यूशन। नाउ व्हेन अ सॉल्यूट इज एडेड टू सॉल्वेंट देन, अब बच्चों अगर मेरे पास मान लो सिंपल पानी है ना, अगर मैंने उसमें ग्लूकोज मिला दिया, तो पहले वाटर सरफेस थी, सरफेस पे से वाटर था। अभी मैंने ग्लूकोज मिलाया तो सरफेस पे क्या हुआ? वाटर ग्लूकोज वाटर ग्लूकोज वाटर ग्लूकोज। तो पहले अकेला पानी था बच्चों, तो सरफेस से सिर्फ वाटर इवेपोरेट होता था, वेपर बनाता था। अभी बीच बीच में ग्लूकोज मिला दिया तो सरफेस पे वाटर मॉलिक्यूल कम हो गए, ग्लूकोज आ गया बीच में, तो वेपर और धीरे बनेगी, कम बनेगी, तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है। और बच्चों जब तक वेपर ही नहीं बनाएगा बॉईल कैसे होगा? तो हम कहेंगे कि अगर मैं सॉल्यूट मिला दूं तो वेपर प्रेशर तो डाउन चला जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। अब क्या मैच कर रहा है देखो, तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, कांस्टेंट, फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस। तो सिंपल ही सोचना, अगर मैं पानी में नमक मिला दूं तो जल्दी बॉईल होगा कि लेट बॉईल होगा? तो हम कहेंगे लेट बॉईल होगा, है ना। नहीं तो हम खारे पानी में खाना नहीं बना लेते, सॉल्टी वाटर में बना लो, नमक भी नहीं मिलाना पड़ेगा। तो ऐसा तो नहीं है, गैस ज़्यादा जल जाता है, क्योंकि हमें घर वालों को भी पता है कि भाई बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो सिंपल सी चीज़ है कि बच्चों अगर सॉल्यूट मिला दें सॉल्वेंट में तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। Which of the following law gives relation between solubility of gas in liquid? तो बच्चों amount of gas dissolved in liquid directly proportional to pressure exerted by the gas, m proportional to p, है ना, या x proportional to p। ये कॉन्सेप्ट किसका है? तो ये कॉन्सेप्ट है हेनरीज लॉ। तो यहाँ करेक्ट आंसर करना है हेनरीज लॉ विच टेल्स अबाउट solubility of gas in liquid। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? तो बच्चों चार तरह की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। पहला है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जैसे हम लिखते हैं RLVP। एक्चुअली ये क्या है? तो एक्चुअली ये है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो हम कहेंगे ये तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ओके, सेकेंड जो है बच्चों वो होती है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, जैसे हम कहते हैं एबुलियोस्कोपी। थर्ड होती है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, क्रायोस्कोपी। और फोर्थ होती है ऑस्मोटिक प्रेशर। अभी चेक कर लो, तो हम कहेंगे यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, क्रायोस्कोपी, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन भी है, RLVP भी है। फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे भी? पानी 0 पे फ्रीज होता है तो 0 पे फ्रीज होता है। अगर मैं कुछ मिलाऊंगी तो फ्रीजिंग पॉइंट डाउन हो जाएगा। अब वो कितना डाउन होगा वो एडेड सब्सटेंस की अमाउंट पे, मोल पे डिपेंड करेगा। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वही तो होती है, वो फिजिकल प्रॉपर्टी जो एडेड सॉल्यूट की अमाउंट पे डिपेंड करती, कंपोजिशन पे नहीं। आप ग्लूकोज मिलाओ चाहे शुगर मिलाओ, उससे कोई लेना देना नहीं, कितना मिलाओगे उससे सारे चेंजेस आएंगे। तो फ्रीजिंग पॉइंट तो फिक्स होता है, लेकिन कम कितना हो जाएगा वो अमाउंट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। सो आंसर विल बी बी। विच सॉल्यूशन शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ? अभी देखो, वाटर में एसिड मिलाओगे चाहे HCl और HNO3, तो बच्चों एसिड क्या करेगा? प्रोटॉन देगा। वाटर क्या करेगा? प्रोटॉन अकेला तो एग्जिस्टेंस नहीं होता है, हाइड्रोनियम आयन बनाता है। तो वाटर में जैसे ही एसिड मिलाओगे वाटर एसिड एसोसिएटेड हो जाएगा ना, एक्वस हो जाएगा। नाइट्रेट होगा तो एक्वस, Cl- एक्वस, तो मॉलिक्यूल पास आएंगे। तो बच्चों मॉलिक्यूल पास आ जाएंगे तो डेविएशन तो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये दो तो आंसर वैसे भी नहीं। अभी बेंजीन और मीथेनॉल का क्या कॉन्सेप्ट है? तो देखो मीथेनॉल में ऑलरेडी क्या था, तो हम कहेंगे मीथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्ड होते, है ना, मीथेनॉल। तो ये क्या करते भाई, ये मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड बना के रखते, ये इस तरह से इनमें बॉन्ड था,
है ना, इस हाइड्रोजन का बॉन्ड आगे होगा। अब जैसे ही तुम बेंजीन मिलाओगे तो बेंजीन सबसे पहले ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, है ना, और बेंजीन यहाँ बीच में आ जाएगा, भाई मुझे भी तो जगह दो, ये फिर ये बीच में आ जाएगा, तो मॉलिक्यूल दूर दूर चले जाएंगे। तो दूर दूर चले जाएंगे, होल्ड नहीं करेंगे, जल्दी से वेपर बनाएंगे। वेपर जल्दी बनेगी मतलब पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। यहाँ दोनों केस में क्या था, मॉलिक्यूल पास आ जाते, तो पास आ जाते तो नेगेटिव डेविएशन, है ना, ये भी ऑब्जर्वेशन से नेगेटिव डेविएशन आता है। लेकिन यहाँ मॉलिक्यूल दूर दूर चले गए, सो बेंजीन एंड मीथेनॉल विल बी पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। Now, mixture of two liquids which boil at certain temperature without change in composition. तो बच्चों ये तो डेफिनेशन है किसका, एजियोट्रोपिक मिक्सचर। अगर मैं दो लिक्विड को मिला दूं तो भाई जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो पहले बॉईल होगा और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है वो बाद में बॉईल होगा। लेकिन मैं कंपोजिशन तैयार करूँ एक्सपेरिमेंटली कि भाई मैं 90-10 का रेशियो रखूँ, 99-1 का रखूँ, 95-5 का रखूँ, है ना, तो एक पर्टिकुलर कंपोजिशन में तैयार करूं और प्रैक्टिकली चेक करूं कि वो दोनों एक साथ एक ही टेम्परेचर पे बॉईल हो रहे। ऐसे मिक्सचर को क्या कहते हैं, एजियोट्रोपिक मिक्सचर। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन। नाउ 25 gram sugar is added to 250 ml water to prepare a solution. What will be weight by volume percent? W by V मतलब weight by volume। अभी देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, weight by volume percent। तो बच्चों न्यूमरेटर में क्या आएगा, weight मतलब मास, तो ये है मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में क्या आएगा, वॉल्यूम, तो मैं लिख रही हूँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। मल्टीप्लाई किससे कर दो, 100 से। अब यहाँ ग्राम है तो यहाँ ml रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ग्राम पर ml। अब क्या करना है, तो हम वेट बाय वॉल्यूम परसेंट निकाल लेते हैं। तो देखो वेट कितना है, तो हम कहेंगे 25 ग्राम। वॉल्यूम कितना है बच्चों, तो हम कहेंगे 250 ml और मल्टीप्लाई किससे करना है, 100 से, ठीक है। तो आंसर जो आएगा दैट विल बी 10%। तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंट बताना है तो आंसर हो जाएगा 10%, ऑप्शन ए। क्लियर। नाउ फॉर अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन व्हाट विल बी द वैल्यूज ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ई सेल एंड डेल्टा जी। अभी ध्यान से सुनो, डेल्टा जी का फॉर्मूला होता है डेल्टा जी इक्वल्स टू -NF सेल या ई सेल, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। डेल्टा जी इक्वल्स टू -NF सेल कर देती हूँ, चलो ठीक है। अभी स्पॉन्टेनियस मतलब रिएक्शन अपने आप हो रही, तो देखो बच्चों अगर सिस्टम अपने आप काम कर रहा है, सिस्टम आगे जा रहा है, प्रोसीड कर रहा है, रिएक्शन चल रही है, तो एनर्जी लॉस होगा। आप भी अपने आप काम करोगे तो क्या होगा, एनर्जी डाउन होगा, बढ़ेगा थोड़ा ना, है ना। तो बैटरी है ना वो, तो अगर बैटरी खर्च करते जा रहे हो अपने आप काम कर रही है, चल रही है, तो डाउन हो जाएगी एनर्जी। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए क्या होगा, तो हम कहेंगे अगर आप चाहते हो रिएक्शन अपने आप चलती रहे तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी जो है बच्चों वो हमेशा होना चाहिए नेगेटिव, ठीक है। अब डेल्टा जी नेगेटिव लाने के लिए ई सेल तो प्लस रखना पड़ेगा, अगर ई सेल प्लस है तभी तो डेल्टा जी नेगेटिव आएगा। तो हम कहेंगे सेकेंड कंडीशन हो गई ई सेल जो है वो पॉजिटिव, ठीक है। अब रिएक्शन कंटिन्यूसली चलती जा रही है, तो बच्चों अगर आगे चलती जा रही है तो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा और बैकवर्ड रिएक्टेंट कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होगा। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अगर आपकी रिएक्शन फॉर आगे ही चल रही है तो प्रोडक्ट ज़्यादा है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 1 से ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि प्रोडक्ट ग्रेटर देन रिएक्टेंट, यानी K ग्रेटर देन 1। अब ये सिचुएशन मैच करो, तो पहला है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ग्रेटर देन 1, दूसरा है ई सेल तो पॉजिटिव, फिर डेल्टा जी तो बच्चों नेगेटिव, यानी करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। क्लियर। अभी नेक्स्ट देखो, व्हाट विल बी द ईएमएफ ऑफ गैल्वेनिक सेल मेड अप ऑफ जिंक प्लस टू जिंक, कॉपर प्लस टू कॉपर। अभी देखो सेकेंड वाला तो बच्चों कैथोड है क्योंकि रिडक्शन हो रहा है। अभी जिंक प्लस टू जिंक तो होता नहीं, डेनियल सेल हमें पता है क्या होता है,
जिंक, जिंक प्लस 2, फिर सॉल्ट ब्रिज, कॉपर प्लस 2 कॉपर। ये होता है डेनियल सेल। अभी आपको क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो देखो ई नॉट सेल इक्वल्स टू, हालांकि आपने बुक में देखा होगा फॉर्मूला है ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट, या ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो आप ऐसा कर सकते हैं, या हमको मैं इजी फॉर्मूला बताती हूँ, आप उससे करेंगे तो बच्चों गलत भी नहीं होगा। ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, या आप लिख दो ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस लिख दो बच्चों ई नॉट रिडक्शन। ठीक है, अभी ई नॉट सेल इक्वल्स टू, तो बच्चों ऑक्सीडेशन, तो देखो डेनियल सेल में ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, जिंक, जिंक प्लस 2, तो हम कहेंगे ई नॉट Zn प्लस 2, और रिडक्शन किसका हो रहा है बच्चों, तो हम कहेंगे कॉपर प्लस 2 कॉपर। ठीक है, अभी देखो क्या तुम्हारे पास Zn प्लस 2 है, तो हम कहेंगे नहीं, देखो हमारे पास तो रिडक्शन पोटेंशियल है, जिंक प्लस 2 जिंक में कन्वर्ट हो रहा है, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए जिंक, जिंक प्लस 2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो अब मैं क्या करूंगी, तो अब मुझे लिखना चाहिए भी ई नॉट Zn प्लस 2 लाना है, तो इसका साइन बदल दो, तो माइनस की जगह हो जाएगा बच्चों प्लस, और कॉपर प्लस 2 कॉपर लाना है, तो ये कॉपर प्लस 2 कॉपर कितना है 0.34। तो बच्चों जो ई नॉट सेल आएगा दैट विल बी 1.10 वोल्ट, यानी करेक्ट आंसर जो होगा दैट विल बी ऑप्शन सी 1.10 वोल्ट। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो बच्चों रेफरेंस इलेक्ट्रोड के लिए हम काम में लेते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, क्योंकि ई नॉट शी को हम मानते हैं कितना 0, तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कितना है 0 वोल्ट। ठीक है, 0.0 वोल्ट। नाउ व्हाट इज द यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट, तो बच्चों सेल कांस्टेंट क्या होता है, पढ़ा होगा आपने, सेल कांस्टेंट होता है L/A। ठीक है, L होता है डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स प्लेस्ड इन द कंडक्टिविटी सेल एंड A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो बच्चों डिस्टेंस यानी सेंटीमीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों जो फाइनल आंसर आएगा दैट विल बी सेंटीमीटर इनवर्स, जो आंसर है आपका ऑप्शन सी। सो आंसर विल बी सेंटीमीटर इनवर्स। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर गैल्वेनिक सेल। अभी कैथोड पॉजिटिव, एनोड नेगेटिव, रिडक्शन ऑन एनोड, रिडक्शन ऑन कैथोड। इसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक दे देती हूँ, उसको हमेशा याद रखना, हर बार काम आएगी बच्चों। ट्रिक क्या रहेगा, तो ट्रिक रहेगा कारलोन। ठीक है, कार की स्पेलिंग में आर डबल कर देना, कारलोन। कारलोन तो बहुत सिंपल वर्ड है भाई। अभी लोन से क्या है देखो, तो देखो लोन में L फॉर लेफ्ट, O फॉर ऑक्सीडेशन, A फॉर एनोड। ठीक है भाई, काफी सारी चीजें मैच कर रही है ना, और N फॉर बच्चों N यानी नेगेटिव। ठीक है, तो ये तो एक चीज हो गई, लोन का मतलब आ गया। अभी कार, तो देखो C फॉर कैथोड। ठीक है, क्या लिखा है मैंने, कार लिखा है ना, C मतलब CA ले लो, CA फॉर कैथोड। ठीक है, अभी R फॉर क्या है बच्चों, तो R फॉर रिडक्शन, और सेकंड R लिखा है, इसका मतलब लिखना राइट। ठीक है, तो कार लोन, सिर्फ लोन याद करोगे तब भी हो जाएगा। अभी देखो एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, एनोड हमेशा नेगेटिव होगा और एनोड को लेफ्ट में रखना है। अब इनसे मैच हो रहा है क्या, तो एनोड पे ये क्या पूछ रहा है, नॉट करेक्ट, तो करेक्ट ढूंढ लेते हैं। एनोड नेगेटिव है, एनोड इज नेगेटिव, तो हम कहेंगे हाँ भाई सही कह रहा है, एनोड नेगेटिव है, तो एनोड नेगेटिव है तो ऑब्वियसली कैथोड पॉजिटिव होगा। तो एनोड इज नेगेटिव, तो मैं कह दूंगी कैथोड पॉजिटिव है, तो मैंने दिमाग लगा लिया, तो दो ऑप्शन सही हो गए। अब बच्चों रिडक्शन ऑन एनोड, यहाँ गड़बड़ दिख रही है, एनोड पे तो ऑक्सीडेशन होना चाहिए, ये कह रहा है रिडक्शन, यहाँ गलती। और कार, कैथोड को राइट में लिखना है, कैथोड को रिडक्शन, तो कैथोड पे रिडक्शन होता है, ये सही है। आपसे पूछा जा रहा है नॉट करेक्ट, तो
तो आप कहेंगे नहीं भाई, एनोड पे कब से रिडक्शन होने लग गया, एनोड पे तो ऑक्सीडेशन होता है। सो ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट। मतलब आपका तो आंसर सही है, लेकिन इसके हिसाब से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ठीक है, मजा आ रहा है बच्चों पढ़ने में। अभी आगे चलते हैं। तो देखो, व्हाट इज नर्स्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड रिएक्शन। अभी नर्स्ट इक्वेशन क्या होता है, तो बच्चों नर्स्ट इक्वेशन होता है ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस, अभी देखो ये सारे क्या लिखे इसने, कांस्टेंट की वैल्यूज पुट नहीं करी है ना, एफ कैपिटल लिख देती हूँ फैराडे कांस्टेंट, तो माइनस आर टी अपॉन एन एफ। ठीक है, एल एन यहाँ आता है बच्चों प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन अपॉन आता है रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन। ठीक है, अभी तुम्हारी केमिकल रिएक्शन जो है ना वो ये है, तो तुम्हारे लिए प्रोडक्ट तो है सॉलिड। अभी बच्चों सॉलिड का एक्टिव मास 1 होता है। ठीक है भाई, सॉलिड का एक्टिव मास 1 होता है, कंसंट्रेशन चेंज नहीं होता है। ठीक है, कांस्टेंट रहता है। और रिएक्टेंट में तुम्हारे पास है M+N और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n है। तो अभी पुट करो वैल्यू, तो मुझे लग रहा है इसमें वैल्यू रखो तो ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस है ना, माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन। तो बच्चों प्रोडक्ट तो सॉलिड है यानी 1 और रिएक्टेंट क्या है M+N। ठीक है, Mn+ लिख देते हो या M+N एक ही बात है। अभी ऐसा कुछ मिल रहा है क्या, तो देखो यहाँ तो ये साइन लगाना ही भूल गया। चलो अब यहाँ प्लस है लेकिन मुझे तो माइनस चाहिए, तो ये मैच नहीं कर रहा है। अब यहाँ तो ये n नहीं लिखा, ये भी गड़बड़ है। अब यहाँ प्लस आ रहा है लेकिन ये Mn+ जो है ऊपर आ गया, तो बच्चों अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊंगी तो पावर -1 हो जाएगा। क्या होगा, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन एम n+ की पावर -1। अब बच्चों लॉग में -1 पावर -1, तो लॉग में जो पावर होती है वो आगे आ जाती। तो अगर मैं इस -1 को उठा के यहाँ ले आऊंगी तो ये तो +1 हो जाएगा, मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल प्लस आर टी अपॉन एन एफ एल एन और Mn+। समझे मेरी बात। तो अब तुम्हें आंसर मिल जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। नाउ बेस्ट ट्रीटमेंट टू प्रिवेंट रस्ट ऑन आयरन। तो बच्चों जंग नहीं लगने देना है, कैसे, तो देखो दो ऑप्शन तो बड़े ही अजीब से, बाय कीपिंग इन सिंपल वाटर। तो अगर मैं लोहे को पानी में डाल दूंगी तो जंग लगेगा, प्रिवेंट कैसे होगा। और बाय कीपिंग इन सॉल्टी वाटर, तो भैया तेज लगेगा, जल्दी लगेगा। सॉल्टी वाटर गुड कंडक्टर, सेल बन जाएगा उसमें, तो बहुत ज़्यादा जंग लग जाएगा सॉल्टी वाटर। तो ये दो तो वैसे ही नहीं करने। अब बच्चों एक गैल्वेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा है तुमने, कोटिंग ऑफ जिंक ऑन द सरफेस ऑफ आयरन। भाई आयरन को बचाना है, आयरन बहुत यूजफुल मटेरियल है ना, तो जिंक की कवरिंग कर दो, तो उसे बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। अब जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है ना, तो जंग लगने का जब तुम पूरा केमिकल रिएक्शन देखोगे, रस्टिंग ऑफ आयरन, तो तुम देखोगे आयरन का ऑक्सीडेशन होता है। लेकिन जिंक की प्रेजेंस में आयरन ऑक्सीडाइज हो ही नहीं सकता क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है। तो जिंक का ऑक्सीडेशन और आयरन का ऑक्सीडेशन होना नहीं तो रस्टिंग होनी नहीं, है ना। तो सेक्रीफिशियल प्रोटेक्शन कहते हैं बच्चों इसको। तो आंसर विल बी गैल्वेनाइजेशन। Now, which of the following depends upon, which of the following rate constant depends। अब बच्चों रेट कांस्टेंट के तो वैसे ही कांस्टेंट है, वो किसी पर डिपेंड नहीं करेगा सिर्फ एक फैक्टर को छोड़ के, और वो फैक्टर है टेम्परेचर। अगर तुम्हें याद हो तो तुमने एक टेम्परेचर कोफिशिएंट का फॉर्मूला भी पढ़ा है बच्चों, KT+10 अपॉन KT। हर 10 डिग्री टेम्परेचर, इफ वी आर इंक्रीजिंग टेम्परेचर बाय 10 डिग्री, तो रेट बच्चों या तो डबल हो जाएगी या फिर ट्रिपल हो जाएगी। तो टेम्परेचर को छोड़ के रेट कांस्टेंट किसी पर डिपेंड नहीं करेगा। सो आंसर विल बी टेम्परेचर। नाउ फॉर H2 + Cl2 gives 2HCl ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो बच्चों ये रिएक्शन याद रखनी है। इस रिएक्शन को जब प्रैक्टिकली आप देखेंगे तो स्पीड ना तो H2 की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, ना ही Cl2 की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है ना। फोटोकेमिकल रिएक्शन है, सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, लेकिन इनको बढ़ाओ तो स्पीड डिपेंड करती ही नहीं। तो बच्चों अगर पावर 0 है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा,
0। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो देखो रेट कांस्टेंट होता है K, यूनिट का फॉर्मूला है मोल 1 माइनस n, लीटर n माइनस 1 और टाइम इनवर्स। ठीक है, अभी n क्या है बच्चों, तो n है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो आपसे कहा गया कि भाई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है यानी n की वैल्यू 1। ठीक है, अब n की वैल्यू 1 तो 1 माइनस 1 0, किसी की पावर 0 होता है 1, ये भी 0, 1 माइनस 1 0, ये भी 1 हो गया। तो सिर्फ बचा क्या, तो बचा टाइम इनवर्स। तो ऐसा आंसर ढूंढ लो बच्चों जो आपको टाइम इनवर्स बता रहा हो। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड मुझे तो कहीं नहीं मिला, सिर्फ एक ऑप्शन मिला है सेकंड इनवर्स, ऑप्शन डी। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी। तो देखो रिएक्शन ये है ट्वाइस N2O5 गिव्स 4 NO2 प्लस O2। अभी देख के ऐसा लग रहा है कि 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन दिस रिएक्शन, 2 मॉलिक्यूल्स आर टेकिंग पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। तो मैं कहूंगी भाई जितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं दैट इज मॉलिक्यूलरिटी। तो यहां देख के लग रहा है कि मॉलिक्यूलरिटी तो है 2। अब रेट एक्सप्रेशन देख के क्या लग रहा है कि जो रेट है वो N2O5 की पावर 1 एक पे ही डिपेंड कर रही है। तो बच्चों कंसंट्रेशन की पावर 1 या एक ही रिएक्टेंट में डिपेंड कर रही है, पार्टिसिपेट 2 जने कर रहे हैं, तो मॉलिक्यूलरिटी 2, लेकिन यहाँ ऑर्डर क्या लग रहा है 1। तो अभी ऐसा आंसर सर्च करना है जहाँ ऑर्डर हो जाएगा 1 और मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी 2। तो बच्चों मॉलिक्यूलरिटी तो है 2, यहाँ ऑर्डर 1 होना चाहिए, सो ऑर्डर विल बी 1। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा मॉलिक्यूलरिटी 2 एंड ऑर्डर 1, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, तो बच्चों यहाँ हमारे हो गए कुछ क्वेश्चन, इवन मैं कह दूँ 28 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। धीरे धीरे हम सारे क्वेश्चंस को लेंगे आज पार्ट 1, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के क्वेश्चंस के साथ। पूरा पेपर सॉल्व करेंगे बच्चों, केमिस्ट्री का भी फिजिक्स का भी। ठीक है, तो आप वीडियो में साथ रहना, सॉल्व करना अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं, है ना। और इम्पॉर्टेंट बात बच्चों, जिनकी तैयारी नहीं हुई उन बच्चों के साथ भी शेयर कर लेना। ठीक है, और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप स्टडिंग, एग्जाम सर पे हैं, सो कीप स्टडिंग, टेक केयर एंड गुड बाय।